हेलो स्टूडेंट, बातों को सुनिए और समझिए। हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया क्लास 10th सेकेंड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नामक अध्याय से संबंधित, जिसमें हम लोगों ने जाना कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इन सब से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लिया। इसके अलावा फिर हम लोगों ने इसमें कुछ बातें किसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में भी जानकारी लेना शुरू किए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के आधार पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी लेना शुरू किए। किसी की संरचना कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। देन हम लोगों ने किसके बारे में कि किसी धातु को निष्कर्षण कैसे होता है, कौन अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील होती है, इसके आधार पर भी हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था, जिसमें एक हेडिंग हम लोगों ने लिख करके छोड़ दिया था मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। इसमें एक हेडिंग हम लोगों ने लिख करके छोड़ दिया था मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा वो लोग हेडिंग लिखेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। आज ही से अपने बातों की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़े थे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसी से संबंधित बातें हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होते हैं, मध्य में जो धातुएं स्थित होती हैं उसी को क्या कहते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। और कहाँ मध्य में किसके बीच में होती वो जानेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग लिखना शुरू करें। विद्युत रासायनिक श्रेणी के मध्य में, विद्युत रासायनिक श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, जिसे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं, जिसे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ लिख लीजिएगा, जिंक, आयरन, लेड, ये सब कैसे होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिएगा, फिर ETC आपकी बातें हैं। ठीक है, जिंक, आयरन, लेड एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा फिर एक पॉइंट बना के आप लोगों को लिखना होगा। पॉइंट बना के लिखिए मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं भूपर्पटी में ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में एक आध लिखिए। एग्जाम्पल में लिखेगा जैसे गैलेना क्या होगा, PbS। इसके अलावा फिर एग्जाम्पल में लिखेगा हेमेटाइट, इसका फार्मूला होगा Fe2O3। गैलेना होगा PbS, हेमेटाइट होता है Fe2O3, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में नोट करने के बाद अब हेडिंग लिखिएगा निस्तापन, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा निस्तापन, कैल्सिनेशन। बातें सुनिएगा कि निस्तापन किसे कहते हैं। जो सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थित में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थित में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके
उसमें उपस्थित नमी, जल और अन्य वाष्पशील अपद्रव्य को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थित में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी कामा जल और अन्य वाष्पशील अपद्रव्य को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। फिर बातें सुनिए। इसके अलावा भी क्या बात होती है कि निस्तापन को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोक्साइड को गर्म करके, दूसरे डेफिनेशन की बात है, धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोक्साइड को धातु के ऑक्साइड में बदलना भी निस्तापन कहलाता है। इसके दूसरे डेफिनेशन पॉइंट बना के लिखिए। धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोक्साइड को गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलना भी निस्तापन कहलाता है। में बदलना भी निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा भरजन। भरजन इसमें क्या होते हैं कि ये जो सांद्रित अयस्क होता है इसे अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भरजन कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया भरजन कहलाती है। गर्म करने की क्रिया भरजन कहलाती है। इसके भी दूसरे डेफिनेशन की बात करेंगे। इसमें क्या होते हैं कि धातु के सल्फाइड को धातु के ऑक्साइड में बदलना भी भरजन कहलाता है। पॉइंट बना के लिखिए। धातु के सल्फाइड को
धातु के ऑक्साइड में बदलना भी, के ऑक्साइड में बदलना भी भर्जन कहलाता है। ऑक्साइड में बदलना भी भर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा परगलन। हेडिंग लिखिएगा नेक्स्ट परगलन। तीनों डेफिनेशन याद रखे रहिएगा, कोई ना कोई एक आध का भी पूछ लेते हैं, जान लीजिए, अक्सर ही पूछ लेते हैं। तीनों डेफिनेशन को याद रखे रहिएगा। अब बात सुनिए, परगलन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना। तो इसे क्या होते हैं कि जब क्या करते हैं, भर्जित अयस्क में उचित गालक जैसे सिलिका और कोक मिलाकर, भर्जित अयस्क में उचित गालक जैसे सिलिका और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परगलन कहते हैं। लिखिएगा, भर्जित अयस्क में उचित गालक जैसे सिलिका का फार्मूला SiO2 लिखना होगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो। जैसे सिलिका और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये तीनों बातें समाप्त होती, ध्यान में रखे रहिएगा। इन तीनों डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है। नेक्स्ट अब आप लोग हेडिंग लिखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, इसके अंतर्गत लिखना होगा। इसके अंतर्गत लिखिएगा, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं मुख्यतः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। समझ गए बातें। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन इसे क्या होते हैं कि उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना क्या होता है, ज़्यादा उचित होता है। इसीलिए सबसे पहले इसे क्या किया जाता है, ऑक्साइड में चेंज कर लिया जाता है। अब हम लोग निष्कर्षण के नाम पे एक धातु पढ़ेंगे, वो कौन सी, जिंक। हेडिंग लिखिएगा, जिंक धातु का निष्कर्षण। हेडिंग है, जिंक धातु का निष्कर्षण। इसके अंतर्गत लिखिएगा, जिंक धातु का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेंड फार्मूला होगा ZnS। जिंक ब्लेंड फार्मूला ZnS लिखिए, या कार्बोनेट अयस्क कैलामीन
कार्बोनेट अयस्क कैलामीन, कैलामीन का फार्मूला लिख लीजिएगा ZnCO3 ब्रैकेट में के द्वारा निम्न विधियों में किया जाता है, के द्वारा निम्न विधियों में किया जाता है। नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा अब इसमें भर्जन, नंबर 1 की हेडिंग इसमें लिखिए भर्जन, भर्जन। इसके अंतर्गत लिखिएगा, देखिए अब इसमें होगा क्या, चाहे हम लोग जिंक धातु का निष्कर्षण या तो जिंक ब्लेंड से करेंगे या तो कैलामीन से करेंगे। अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो जिंक ब्लेंड से। तो इसमें क्या होगा, हम भर्जन में लिख चुके हैं कि सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, भर्जन। उसी बात को लिखिएगा, जिंक सल्फाइड को, नंबर 1 की हेडिंग है भर्जन, इसके अंतर्गत लिखिए जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो यह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस रिएक्शन को दर्शाइए, ZnO प्लस SO2, बैलेंस करना हो 2 लगाइए, 3 लगाइए, 2 लगाइए। इसके अलावा भी क्या लगा दो, 2 लगा दो, 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6, 2 सल्फर, सारे बैलेंस दर्शा दीजिए। अब दर्शाने के बाद नंबर 2 की हेडिंग लिखिए कोक द्वारा अपचयन। नंबर 2 की हेडिंग लिखना है कोक द्वारा अपचयन। इसके अंतर्गत लिखिएगा भर्जित अयस्क में कोक का चूर्ण मिलाकर, भर्जित अयस्क में कोक का चूर्ण मिलाकर मिश्रण को, कोक का चूर्ण मिलाकर मिश्रण को 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस ताप की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो जाता है, तो जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो जाता है। बात समझिए, जिंक ऑक्साइड में कोक मतलब क्या मिला रहे हैं, कार्बन मिला रहे हैं, इसे 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस ताप के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं। कार्बन आएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तो यहाँ क्या बना Zn प्लस साथ में क्या बनेगा, CO प्लस साथ में क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। ये दर्शा दीजिए। तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या हुआ, आपके पास जिंक धातु प्राप्त हो गई। ठीक, जिंक धातु प्राप्त हो गई। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा, क्वेश्चन पूछा गया NCERT बुक में, क्वेश्चन वो ये पूछा गया है कि ये जो धातु का निष्कर्षण होता है, इसे अपचयन के अलावा क्या और कोई विधि नहीं प्रयोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं? विस्थापन के द्वारा। उस बात को समझाना, पॉइंट बना के लिखिए। अपचयन के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं
कम अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। MnO2 है प्लस एल्यूमिनियम है, तो इसमें देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, Al आएगा, उसे विस्थापित कर देगा, Al2O3 होगा प्लस Mn बनते हैं। इसमें साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, इसमें साथ में ऊष्मा भी निकलती है। रिएक्शन को बैलेंस करना हो, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, ये सब आपका काम होता है बैलेंस करने का, ये बात जानते रहिए। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, 3 लगा दो, सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप फिर बातें सुनिएगा, इसमें होता क्या है कि इस अभिक्रिया में ये जो धातु प्राप्त होती है किस अवस्था में प्राप्त होती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है। क्यों ऐसा होता, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है। पॉइंट बना के इस बात को लिख लीजिए। इस अभिक्रिया में मैग्नीज धातु, इस अभिक्रिया में मैग्नीज धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें उत्सर्जित ऊष्मा, क्योंकि इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, थर्मेट अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, थर्मेट अभिक्रिया। यही हेडिंग लिख करके ही छोड़ दीजिएगा। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।